हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल कैस्पर माइंड। आज हम पॉलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव्स। सो लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर को भी हम क्वेश्चंस के थ्रू एड्रेस करेंगे और इस चैप्टर के अंदर टोटल 13 क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेथड ऑफ चूजिंग द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मेथड क्या है जिससे हम प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चूज कर सकते हैं। तो इस पे काफी सारी चीजें हैं जिसमें नॉमिनेशन है, वोटर्स है, प्रिंसिपल है, वैल्यू ऑफ वोट है, कोटा है, डाउट्स है। तो इनके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले प्रेसिडेंट की। तो प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो इसके लिए प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन के लिए 50 प्रपोजल्स होने चाहिए और 50 सेकेंडर्स होने चाहिए। 50 लोग उनको प्रपोज करें और 50 लोग उनको सेकेंड करें। 50,000 का डिपॉजिट कराना होगा आरबीआई को और वो सीज हो जाएगा अगर 1/6 वोट अगर आप सिक्योर नहीं कर पाए तो। अगर इलेक्टोरल कॉलेज की बात करें जो आर्टिकल 54 में मेंशन की गई है, तो जो इलेक्टेड मेंबर होंगे पार्लियामेंट के और स्टेट लेजिस्लेचर के, इसके अंदर यूटीज भी काउंट होंगी जिसके अंदर दिल्ली और पुदुचेरी भी है, तो वो वोटिंग करेंगे प्रेसिडेंट के लिए। तो अगर प्रिंसिपल ऑफ वोटिंग की बात करें तो यहाँ पे प्रिंसिपल फॉलो जो किया जाएगा वो किया जाएगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाया सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और इसके अंदर सीक्रेट होगा बैलेट। देयर शैल बी, हम इसको पढ़ लेते हैं, देयर शैल बी यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। द प्रिंसिपल फॉलोड इज पीआर वाया एसटीवी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाया एसटीवी प्लस सीक्रेट बैलेट। इसका मतलब ये है कि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंट, दो तरह की इससे वोटिंग होती है, एक डायरेक्ट वोटिंग होती है और एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से वोटिंग होती है। तो जो प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग होती है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होती है। इसमें यह होता है कि जो वोटिंग करता है वो अपनी प्रेफरेंस देता है। जैसे अगर 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं तो चारों को प्रेफरेंस दी जाएगी 1, 2, 3 और 4। तो जो कैंडिडेट अगर जो 4 कैंडिडेट हैं अगर वो कोटा अगर ऑब्टेन कर लेते हैं 51% का, चारों में से कोई भी, तो वहीं पे इलेक्शन खत्म हो जाएगा। और अगर चारों में से अगर कोई भी अगर कोटा ऑब्टेन नहीं कर पाता तो जो लास्ट पर्सन होगा जिसको सबसे कम वोट मिले हैं तो उसके जो वोट्स हैं वो नलिफाई कर दिए जाएंगे और उसके जो वोट्स हैं उसके अंदर जो उनकी सेकंड प्रेफरेंस होगी वो ऐड कर दी जाएगी अदर 3 के अंदर। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा और जैसे ये 51% का कोटा अचीव कर लिया जाएगा तो वो पर्सन विनर हो जाएगा। पर जो इसके अंदर जो हमने देखा कि जो वोटिंग है वो स्टेट और पार्लियामेंट दोनों करती है, तो उनके इलेक्टेड मेंबर्स करते हैं, तो अभी उसकी एक वैल्यू ऑफ वोट निकल के आती है। अगर हमें वैल्यू ऑफ वोट निकालनी है फॉर इलेक्टेड मेंबर ऑफ एसएलए तो ये निकलती है पॉपुलेशन ऑफ स्टेट को अगर हम डिवाइड कर दें बाय 1000 और इसको 1000 को इंटू कर दें इलेक्टेड मेंबर ऑफ एसएलए से। इसका अगर हम एक एग्जांपल देखें तो जैसे पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान है 6.9 करोड़ और यहाँ पे जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ एसएलए है वो है 200। तो हम देखेंगे कि जो वैल्यू जब हम इसको डिवाइड करेंगे 6.9 करोड़ को 1000 से और डिवाइड करेंगे इसको जो पॉपुलेशन को 6.9 करोड़ को 345 से, तो जो वैल्यू 200 से, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 345। तो इसमें एक क्लॉज है कि अगर जो वैल्यू है जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ एसएलए की अगर लेस देन 500 आती है तो उसके अंदर 1 ऐड कर दिया जाता है, तो ये वैल्यू बन जाती है 346। और इसमें एक चीज और है कि अगर ये वैल्यू फ्रैक्शन में आती है और फ्रैक्शन में अगर 0.5 से कम होती है तो इग्नोर कर दी जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनका वैल्यू अगर निकालनी है तो वो निकल के आती है वैल्यू ऑफ वोट ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ एसएलए डिवाइडेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हम देखते हैं कि टोटल इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है 543 तो लोकसभा के और 233 हमारे राज्यसभा के। इनको अगर हम ऐड कर लें तो टोटल आ जाते हैं 776। तो जो हमारी जितने भी स्टेट्स के अंदर, जैसे अभी हमने राजस्थान के लिए निकाली है 346, एक वैल्यू निकाली है हमने, एक एमएलए की वोट की वैल्यू निकाली है, तो ये सारी ऐड होंगी और सारी स्टेट्स की जो वैल्यू आएगी उसको डिवाइड किया जाएगा 776 से, तो वो आएगी वैल्यू ऑफ वोट आएगी एमपी की। तो हमने देखा कि अलग अलग वैल्यू होती है वोट्स की। तो अगर हम स्टेट्स के अंदर बात करें तो जो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए होगा ये वेरी करेगा स्टेट टू स्टेट ड्यू टू डिफरेंस इन द पॉपुलेशन ऑफ ईच स्टेट, जबकि वैल्यू ऑफ वोट एन एमपी जो होगा वो सेम होगा। यहाँ पे जो पॉपुलेशन की बात की गई है हमने सबसे पहले देखा था जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ एसएलए के अंदर
जो पॉपुलेशन ऑफ स्टेट के अंदर हमने बात की थी, यहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसको लास्ट प्रेसिडेंट सेंसस के हिसाब से ली जाती है, पर यहाँ पे अभी 1971 की जो पॉपुलेशन ऑफ स्टेट है वो फिक्स कर दी गई है टिल 2026। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर कोई भी डाउट आता है रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, तो उसको क्लियर करती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर 3 क्लॉज भी हैं। एक्ट्स डन बाय प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बिफोर डिस्क्वालिफिकेशन वैलिड, इलेक्शन कैन नॉट बी चैलेंज ऑन इनकम्प्लीट इलेक्टोरल कॉलेज, एंड पार्लियामेंट लॉ रेगुलेट इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। इसका तीनों का मतलब मैं बता देता हूं एक करके। जो पहला पॉइंट है वो ये कह रहा है कि अगर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट डिस्क्वालिफाइड हो जाते हैं तो भी जो उनके द्वारा एक्ट्स करे हुए होंगे वो वैलिड होंगे। दूसरा कि जो इलेक्शन जो होगा प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का, वो इनकम्प्लीट इलेक्टोरल कॉलेज पे रद्द नहीं किया जा सकता। और तीसरा हमने पढ़ा था इसके अंदर, जो पार्लियामेंट्री रेगुलेट होगा, पार्लियामेंट्री लॉ होगा, वो रेगुलेट कर सकता है कि किस तरह इलेक्शन कराए जाए। तो अभी हमने प्रेसिडेंट का देखा। अगर हम वाइस प्रेसिडेंट का देखें तो यहाँ पे जो नॉमिनेशन है उसके अंदर 20 प्रपोजल्स और 20 सेकेंडर्स हो जाते हैं। जो 15,000 आपको जमा कराने होते हैं आरबीआई के अंदर वो सेम है। यहाँ पे जो फर्क आ जाता है वो आता है सिर्फ इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर। प्रपोजल्स और सेकेंडर्स के अंदर फर्क आता है, मतलब नॉमिनेशन में फर्क आता है, और दूसरा वोटर्स में फर्क आता है। वोटर्स हम देखते हैं वहां पे जो हमारे प्रेसिडेंट के थे वो तो थे इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, पर हम देखते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए स्टेट लेजिस्लेचर वोट नहीं करता। इसके अंदर सिर्फ वोटिंग होती है मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, मतलब यहाँ पे इलेक्टेड और नॉमिनेटेड जो दोनों मेंबर्स हैं वो वोट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए। जो प्रिंसिपल है और वैल्यू ऑफ वोट है वो सेम है। डाउट सेटलमेंट भी सेम है। तो इस तरह हमारा इलेक्शन इनका खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द प्रोविजंस फॉर ओथ, टर्म ऑफ ऑफिस, क्वालिफिकेशन एंड कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हम पहले की तरह सबसे पहले प्रेसिडेंट की पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर प्रेसिडेंट की अगर ओथ की बात करें हम, तो प्रेसिडेंट जो ओथ लेते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने लेते हैं। अगर चीफ जस्टिस प्रेजेंट ना हो तो जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके सामने ली जाती है। अगर प्रेसिडेंट की अगर ओथ की अगर हम बात करें तो ये आर्टिकल 60 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें मेंशन की गई है। यहाँ पे ओथ के अंदर ये कहा जाता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट है वो प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड करेंगे पीपीडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, फेथफुली एग्जीक्यूट करेंगे ड्यूटी ऑफ ऑफिस, डिवोट टू सर्विस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। अगर टर्म की बात करें हम तो टर्म होता है 5 साल का, और जब टर्म ओवर हो जाता है तो वैकेंसी जल्दी से जल्दी एएसएपी भर जानी चाहिए। ये एलिजिबल होते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए, ये आर्टिकल 57 है। अगर इन केस जो वाइस प्रेसिडेंट है वो होल्ड करते हैं ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, पर वो मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए ही कर सकते हैं इन द केस ऑफ एब्सेंट, डिमाइस। अगर डिमाइस हो गया है तो विद इन 6 मंथ भरना ही होगा। डिस्क्वालिफाइड कर दिए जाते हैं, रिजाइन कर देते हैं वो, तो रिजाइन जो करेंगे वो वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देंगे और इन्फॉर्म करेंगे एज सून एज टू स्पीकर। इसके लिए आर्टिकल 56A है। उसकी हम बात करें, उसका अगर इम्पीच हो जाते हैं, इम्पीच का मतलब कि उनका रिमूवल हो जाता है, तो जो अगर इम्पीच किए जाते हैं तो उसके लिए ग्राउंड होगा वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर जो नए प्रेसिडेंट बनेंगे उनका फुल टर्म होगा 5 इयर्स का। इसके लिए आर्टिकल 62 है। अगर हम इम्पीचमेंट प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि जो रेजोल्यूशन है वो 14 दिन के बाद, 14 दिन के लिए उसको प्रायर नोटिस देना पड़ेगा रेजोल्यूशन मूव करने से पहले। और जो रेजोल्यूशन होगा इसको 1/4 ऑफ मेंबर साइन करेंगे। उसके बाद ये किसी भी हाउस में लेके आया जा सकता है इम्पीचमेंट का जो ये रेजोल्यूशन है, और इसका जो ग्राउंड होगा वो होगा वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद अगर हम बात करें कि फर्स्ट हाउस के अंदर वोटिंग की अगर हम बात करें तो जो रेजोल्यूशन को जो पास करना होगा वो करना होगा स्पेशल मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप। स्पेशल मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप बहुत डिफिकल्ट है ये कि उससे पास हो जाए। फिर भी अगर फर्स्ट हाउस से पास हो जाता है और सेकंड हाउस के पास जाता है तो उसमें एक इन्वेस्टिगेशन की जाएगी बाय अदर हाउस, और अगर उनको लगता है कि जो चार्जेस हैं वो सही है तो फिर रेजोल्यूशन फिर वापस पास किया जाएगा, और ये भी स्पेशल मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप के थ्रू ही
पास किया जाएगा। और अगर सेकेंड हाउस भी अगर पास कर देता है तो जो हमारे प्रेसिडेंट होंगे वो इम्पीच हो जाएंगे। अब हम साथ साथ ओथ और टर्म ऑफ ऑफिस वाइस प्रेसिडेंट का भी पढ़ लेते हैं। तो जो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो ओथ लेते हैं बिफोर प्रेसिडेंट और सम मेंबर अपॉइंटेड बाय हिम। अगर हम इनकी ओथ की बात करें तो आर्टिकल 69 में मेंशन की हुई है, और ये फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की लेते हैं, फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटी ऑफ ऑफिस की लेते हैं। अगर इनके टर्म ऑफ ऑफिस की बात करें तो इनका टर्म भी 5 साल का ही होता है, और जो वैकेंसी होती है वो एज सून एज पॉसिबल फिल्ड हो जानी चाहिए। ये भी एलिजिबल होते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए। व्हेन वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस वेकेंट, जब उनका वाइस प्रेसिडेंट का जब ऑफिस वेकेंट होता है तो जो डेप्यूटी चेयरमैन है वो एज अ चेयरमैन की तरह एक्ट करते हैं इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और इन द केस ऑफ एब्सेंट, डिमाइज, डिस्क्वालिफाइड, रिजाइन करते हैं प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट, और रिमूवल के लिए यहाँ पे कोई ग्राउंड नहीं दिया हुआ है। जैसे कि हमने देखा था कि अगर प्रेसिडेंट, अगर इन जो हमने ये केसेस पढ़े हैं 5, अगर इनके कारण अगर उनको हटना पड़ता है, हटा दिए जाते हैं, या फिर किसी कारणवश वो ऑफिस होल्ड नहीं कर पाते तो वाइस प्रेसिडेंट होल्ड करते हैं फॉर 6 मंथ। पर अगर वाइस प्रेसिडेंट इन कारणों से अपना ऑफिस होल्ड नहीं करते तो उनका ऑफिस वेकेंट रहेगा, और जो नए वाइस प्रेसिडेंट होंगे उनका भी जो टर्म होगा वो 5 साल का ही होगा। जो अगर हमने जो रिमूवल प्रोसीजर देखा उसके अंदर नोटिस का जो पीरियड है वो सेम है कि रेजोल्यूशन पास किया जा सकता है आफ्टर 14 डेज ऑफ नोटिस। प्रायर नोटिस देना पड़ेगा आपको 14 डेज का, और उसको साइन करेंगे एटलीस्ट 1/4 मेंबर्स। और इसको इनिशिएशन की अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये सिर्फ राज्यसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और यहाँ पे कोई ग्राउंड भी मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं किया गया है। अगर फर्स्ट हाउस के अंदर अगर हम वोटिंग की बात करें तो रेजोल्यूशन को पास होना पड़ेगा इफेक्टिव मेजोरिटी से, दैट इज ऑल देन मेंबर्स ऑफ द हाउस इन राज्यसभा। और सेकेंड हाउस की अगर हम बात करें मतलब लोकसभा की, तो रेजोल्यूशन पास बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ लोकसभा। तो इस तरह हमने देखा कि दोनों का जो ओथ और हमने टर्म ऑफ ऑफिस देखा। अब हम क्वालिफिकेशन देखते हैं। क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए एंड एज ऑफ 35 इयर्स और अबव। ये क्वालिफिकेशन दोनों के लिए सेम है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी यही क्वालिफिकेशन है। अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड है इसके अंदर क्वालिफाइड टू बी मेंबर ऑफ एचओपी। तो प्रेसिडेंट होने चाहिए, क्वालिफाइड होने चाहिए कि वो मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल हो, कि क्वालिफाइड हो, मेंबर ना हो। तो क्वालिफाइड टू बी मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल। और जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए है वो ये है कि क्वालिफाइड टू बी मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, कि वो क्वालिफाइड हो कि वो मेंबर बन सकते हो राज्यसभा के। थर्ड है दोनों के अंदर कि अगर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट मेंबर है किसी भी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के, तो जब वो ऑफिस में ओथ लेने से पहले उनको रिजाइन करना पड़ेगा। फोर्थ है इसके अंदर कंडीशन कि कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर स्टेट वो होल्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कंडीशन ये होती है कि जो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर और मिनिस्टर होते हैं ये एग्जेम्प्टेड होते हैं फ्रॉम द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर स्टेट। तो हम देखेंगे कि अगर कोई मिनिस्टर है तो वो अगर प्रेसिडेंट के लिए लड़ते हैं तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं कहलाएगा। उसके बाद हम कंडीशंस ऑफ ऑफिस देख लेते हैं। कंडीशंस ऑफ ऑफिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रेसिडेंट की सबसे पहले बात करेंगे हम। तो एम्यूलमेंट्स एंड अलाउंसेस डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ एंड इफ नॉट देन बाय सेकंड शेड्यूल एंड चार्ज अपॉन सीएफआई। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एम्यूलमेंट्स और अलाउंसेस होते हैं प्रेसिडेंट के, ये चार्ज किए जाते हैं सीएफआई पे और डिसाइडेड बाय सेकंड शेड्यूल इफ नॉट बाय पार्लियामेंट्री लॉ। इनको डिमिनिश नहीं किया जा सकता ड्यूरिंग इट्स टर्म। प्रेसिडेंट को ऑफिशियल रेजिडेंस मिलता है विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट। फोर्थ है इसके अंदर इम्यूनिटीज मिलती है इन द क्रिमिनल केसेस और सिविल केसेस के अंदर आपको 2 महीने का एक नोटिस देना पड़ता है बिफोर एनी इन्वेस्टिगेशन। कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो स्टेट के फंक्शंस नहीं ले सकते पर यूटीज के फंक्शंस ले सकते हैं। ये पार्लियामेंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते सकते लॉ बनाने के लिए, मतलब उनकी लॉज की पावर नहीं छीन सकते। और शुड वर्क इन एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम and can ask for the reconsideration of advice but if tendered again then must obey। कंडीशन ऑफ ऑफिस में अगर हम वाइस प्रेसिडेंट की देखें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई भी सैलरी नहीं मिलती एज वाइस प्रेसिडेंट, पर एज अ सैलरी ऑफ चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट मिलती है और ये भी चार्ज की जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे।
ये भी डिमिनिश नहीं की जाती, पर वाइस प्रेसिडेंट को ना तो कोई ऑफिशियल रेजिडेंस मिलता है और ना कोई इम्यूनिटी मिलती है। कुछ स्पेशल पावर्स आप कह सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट की, कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स के। उसके बाद व्हेन एक्ट्स एज प्रेसिडेंट दैट नॉट परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द चेयरमैन ऑफ द सीओएस एंड नॉट एंटाइटल्ड टू गेट एनी सैलरी एज चेयरमैन। तो जब वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं एज अ प्रेसिडेंट, तो वो ड्यूटीज जो चेयरमैन की है वो नहीं निभा सकते और ना उनकी सैलरी ले सकते। और हम देख चुके हैं कि वो एक्ट करते हैं एज प्रेसिडेंट इन द केस ऑफ एब्सेंट, डिमाइस, डिस्क्वालिफाइड, फिर हमने देखा था उसके अंदर रिजाइन और रिमूव। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द मेथड ऑफ चूजिंग द गवर्नर ऑफ स्टेट। तो अगर हम गवर्नर ऑफ स्टेट की अगर हम बात करें, चूज किस तरह किया जाता है, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट द गवर्नर अंडर द वारंट एंड सील। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं गवर्नर को बाय अपॉइंटमेंट। What are the provisions for oath, term and office, qualification and condition of office for the governor of state? अगर हम इनकी ओथ की बात करें तो ये ओथ लेते हैं बिफोर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अगर एब्सेंट है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ हाई कोर्ट। अगर गवर्नर की अगर ओथ की बात करें तो सिमिलर टू प्रेसिडेंट है, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, फेथफुली एग्जीक्यूट द ड्यूटी ऑफ ऑफिस, डिवोट टू द सर्विस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। टर्म ऑफ ऑफिस की अगर हम बात करें तो टर्म होता है 5 साल का और होल्ड करते हैं ऑफिस टिल प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, और एलिजिबल होते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए। तो हमने देखा कि हमने काफी सारी चीजों की बात की थी, किस तरह रिमूव होते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। यहाँ पे सिंपल है कि गवर्नर होल्ड करेंगे ऑफिस टिल प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। उसके बाद अगर हम इनकी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम इसी के अंदर अगर हम बात करें क्वालिफिकेशंस की, तो जो क्वालिफिकेशंस होती हैं हमारे गवर्नर की, वो होती है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए और उनकी जो एज होनी चाहिए 35 इयर्स एंड अबव होनी चाहिए। और बस यही उनके लिए कंडीशन मेंशन की गई है, ना कोई क्वालिफिकेशन जरूरी है टू बी मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट, ये भी कोई जरूरी नहीं है। बस एक चीज जरूरी है कि वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करे। उसके बाद हम कंडीशंस ऑफ ऑफिस भी पढ़ लेते हैं उनकी। कंडीशन ऑफ ऑफिस की अगर हम बात करें तो डिसाइड करती है पार्लियामेंट बाय लॉ एंड इफ नॉट देन बाय सेकंड शेड्यूल, और उनकी सैलरी भी चार्ज की जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे। और अगर अपॉइंट कर दिए जाते हैं वो गवर्नर ऑफ मोर देन 2 स्टेट्स, देन एप्रोप्रिएशन डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट। अगर कोई भी गवर्नर एक से ज्यादा स्टेट के लिए अगर वो गवर्नर बनाए जाते हैं तो उसके लिए जो प्रपोर्शन होगा वो डिसाइड करेंगे प्रेसिडेंट। इनकी सैलरी भी डिमिनिश नहीं की जा सकती ड्यूरिंग इट्स टर्म। इनको भी इम्यूनिटीज मिलती है इन क्रिमिनल केसेस, और सिविल केसेस के अंदर इनको 2 मंथ का प्रायर नोटिस मिलता है। ऑफिशियल रेजिडेंस मिलता है लाइक प्रेसिडेंट विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट, और पर इनके ऊपर भी वही सेम रिस्ट्रिक्शन है, शुड वर्क इन द ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट आर द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ स्टेट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर हम काफी जो हम पावर्स देखेंगे काफी सिमिलर होंगी पर इंपॉर्टेंट है। तो हम प्रेसिडेंट के अंदर सबसे पहले इनकी 15 पावर्स देखेंगे। तो सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं एग्जीक्यूटिव पावर देखने वाले हैं प्रेसिडेंट की। तो 15 के अंदर से फर्स्ट पॉइंट है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन वेस्टेड इन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल 53 है कि जो एग्जीक्यूटिव की जो पावर होती है यूनियन की वो प्रेसिडेंट के पास होती है। सेकेंड है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड्स टू द मैटर ऑन विच पार्लियामेंट कैन मेक लॉज एंड अथॉरिटी एक्सरसाइजेबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो एग्जीक्यूटिव पावर की हम बात कर रहे हैं तो सारे मैटर जिन पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है और गवर्नमेंट एक्सरसाइज कर सकती है अपनी अथॉरिटी, उन सब पे एग्जीक्यूटिव पावर लगती है। तीसरा है हमारा पार्डनिंग पावर। पार्डनिंग पावर के बारे में अभी हम आगे और डिस्कस करेंगे, ये आर्टिकल 72 में दी गई है। फोर्थ है ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट एंड ऑर्डर मेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट शैल नॉट बी क्वेश्चन। तो जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो प्रेसिडेंट के नेम पे लिए जाएंगे
और जो ऑर्डर होंगे प्रेसिडेंट के उनको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 77 है। फिर हम एडमिनिस्ट्रेशन के देख लेते हैं, दो पावर्स है इनके पास, फिफ्थ और सिक्स्थ। फिफ्थ की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेट करते हैं यूनियन टेरिटरीज को थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंटेड बाय हिम। तो जो उनके द्वारा अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं उनके द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है यूनियन टेरिटरीज का। प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं एनी एरिया एज शेड्यूल्ड एरिया एंड हैव पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। किसी भी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया घोषित करने की भी पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। अब उसके बाद हम लेजिस्लेटिव पावर की बात करें तो 7 से लेकर 13 तक है। ये वीटो कर सकते हैं ओवर बिल्स, आर्टिकल 111, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। 8th है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ ऑर्डिनेंस, आर्टिकल 123, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। 9th है इसके अंदर प्रेजेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर हाउस ऑफ पीपल एंड रिकमेंडेशन फॉर द डिमांड फॉर ग्रांट्स। ये जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा लेजिस्लेचर, उसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह प्रेसिडेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करते हैं इन लोकसभा और डिमांड फॉर ग्रांट्स की मांग करते हैं। 10th है मनी बिल इंट्रोड्यूस्ड इन द हाउस ऑफ पीपल बाय हिज प्रायर रिकमेंडेशन। जो मनी बिल है उनकी प्रायर रिकमेंडेशन से पेश होता है हाउस ऑफ पीपल के अंदर। 11th है इसके अंदर टू टैकल द अनप्लीजेंट सिचुएशन एडवांसेस मनी आउट ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। अगर कोई भी अनप्लीजेंट सिचुएशन आ जाती है, लाइक फ्लड आ जाते हैं यहाँ पे, या कहीं पे ड्रॉट आ जाता है, या कुछ भी कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, तो उसके लिए कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से जो प्रेसिडेंट है हमारे वो पैसा निकाल सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंस कमीशन आफ्टर 5 ईयर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स। तो ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फाइनेंस कमीशन को एवरी 5 ईयर, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज देखता है बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स। 13 की अगर हम बात करें तो 13th है प्रेसिडेंट कैन आस्क फॉर द एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चंस ऑफ लॉ और फैक्ट बट एडवाइस टेंडर्स इज नॉट बाइंडिंग। तो प्रेसिडेंट कोई भी एडवाइस मांग सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ, और जो एडवाइस जो दी जाएगी वो कोई भी बाइंडिंग नहीं होगी प्रेसिडेंट पे। यह है आर्टिकल 143। अगर सिक्योरिटी की बात करें तो इसके दो आर्टिकल है 14 और 15। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर द इमरजेंसी और 15th है प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। तो हमने प्रेसिडेंट की पावर देखी। अगर हम गवर्नर की पावर देखें तो हम देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट वेस्टेड इन हिम, ये सेम है। और अगर हम पार्डनिंग पावर की बात करें तो यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, आर्टिकल 161 के अंदर है, ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की बात करें तो यहाँ पे जो हमने पढ़ा था कि यूनियन टेरिटरीज को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं प्रेसिडेंट, और किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया घोषित कर सकते हैं। पर यहाँ पे जो गवर्नर है वो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं ट्राइबल और हिल एरियाज का ऑफ एएमटीएम। यहाँ पे है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो एरियाज हैं उनके एरियाज के अंदर उनके एरियाज को संभालते हैं, और सिक्किम के अंदर पीस एंड डेवलपमेंट का काम भी करते हैं। 4th इसके अंदर की जो रॉयल्टी दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा एएमटीएम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को, उसको भी ड्यू टू मिनरल एक्सप्लोरेशन उसको भी ये डिसाइड करते हैं। फिर लेजिस्लेटिव ज्यादातर पावर्स हुई हैं, लाइक वीटो है, लाइक ऑर्डिनेंस है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मनी बिल है, और कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट है, स्टेट फाइनेंस कमीशन है। और सिक्योरिटी की अगर हम बात करें जो 11th है, तो उसमें जो गवर्नर है वो रिकमेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट को फॉर द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर द पार्डनिंग पावर फॉर सेंटेंसेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ स्टेट। तो पार्डनिंग पावर जो दी गई है वो प्रेसिडेंट के लिए तो आर्टिकल 72 में दी गई है और गवर्नर के लिए आर्टिकल 161 में दी गई है। तो अगर कोई भी ऑफेंस होता है यूनियन लॉ, ऑफेंस अगेंस्ट यूनियन लॉ होता है, तो प्रेसिडेंट उस केस के अंदर हम देखते हैं कि सस्पेंड भी कर सकते हैं, रेमिट भी कर सकते हैं, कम्यूट भी कर सकते हैं, पार्डन और रेस्पाइट भी दे सकते हैं। और स्टेट अगर ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट लॉ है तो गवर्नर भी पार्डन, रेमिट, कम्यूट, पार्डन और रेस्पाइट दे सकते हैं। पर अगर सेंटेंस ऑफ डेथ हो तो हम देखते हैं कि जो सारे हमने पार्डनिंग पावर थी, जो हमने पांचों पार्डनिंग पावर पढ़ी है, इन द केस ऑफ डेथ सेंटेंस में उसमें प्रेसिडेंट तो ये अलाउ कर सकते हैं पार्डनिंग पावर, पर गवर्नर के पास ये नहीं होते, मतलब ये पावर नहीं होती। और सेम केस होता है सेंटेंस बाय अ कोर्ट मार्शल। अगर सेंटेंस है बाय कोर्ट मार्शल है, मतलब अगर मिलिट्री कोर्ट की तरफ से कोई सेंटेंस आया है टू एन आर्मी मैन,
तो उसके केसेस में भी जो प्रेसिडेंट है वो तो सारी पार्डनिंग पावर होल्ड करते हैं, पर जो गवर्नर है वो पार्डन नहीं कर सकते। इसका एक्सप्लेनेशन अभी हम आगे पढ़ते हैं। तो अगर पार्डनिंग पावर की बात की जाए तो प्रेसिडेंट हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्राइव्स, रेस्पाइट और रेमिशन ऑफ पनिशमेंट or to suspend, remit or commute the sentences of any person convicted for any offense, punishment by a court martial, punishment for the offenses against union law, death, sentence of death। यहाँ पे हम दो चीजें पढ़ते हैं इसके अंदर कि कोई भी ओरल हियरिंग नहीं होती प्रेसिडेंट के थ्रू, और पावर एक्सरसाइज बाय हिम ऑन एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट एंड प्रेसिडेंट नॉट बाउंड टू गिव रीजंस फॉर हिज ऑर्डर। इफ petition rejected by the president, then another petition can be filed। तो अगर कोई petition खारिज कर देते हैं प्रेसिडेंट तो कोई दूसरी petition लगाई जा सकती है। फिर हम देखते हैं कि जो ये एक्सरसाइज है, जो ये पावर ऑफ द प्रेसिडेंट है ऑफ पार्डनिंग पावर जो है ये अंडर जुडिशियल रिव्यू है, और ये सेम केस एप्लीकेबल होता है गवर्नर के लिए भी। तो अगर हम इसके अंदर पढ़ें, ये जो 5 है पार्डनिंग पावर, इसके अंदर है पार्डन, सस्पेंड, रेमिट, कम्यूट और रेस्पाइट। तो पार्डन का मतलब होता है फ्री फ्रॉम ऑल चार्जेस। इसका अगर एग्जांपल देखें तो हम देखते हैं कि डेथ पेनल्टी से फ्री कर सकते हैं, फ्री फ्रॉम ऑल चार्जेस, या फिर किसी को अगर उम्र कैद भी हुई है तो भी उसको फ्री किया जा सकता है, इसकी कहलाता है पार्डन। दूसरा है सस्पेंड। सस्पेंड को रिप्राइव भी कहते हैं। तो सस्पेंड या रिप्राइव का मतलब होता है कि पोस्टपोन द एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस। नेक्स्ट है इसके अंदर रेमिशन। रेमिशन के अंदर रिड्यूस किया जाता है पनिशमेंट, पर फॉर्म जो होती है वो सेम रहती है, जैसे इंप्रिजनमेंट ऑफ 5 इयर्स को 2 इयर्स कर दिया जाए। नेक्स्ट है कम्यूट, या फोर्थ वन है हमारा कम्यूट, जिसके अंदर रिड्यूस की जाती है पनिशमेंट, पर इसके अंदर जो फॉर्म होती है वो चेंज हो जाती है, लाइक डेथ पेनल्टी को चेंज करके इंप्रिजनमेंट कर दिया जाए। फिर जो 5वां है वो है रेस्पाइट। इसके अंदर रिड्यूस की जाती है पनिशमेंट, आइदर फॉर्म सेम और चेंज। फॉर्म सेम भी हो सकती है और चेंज भी करी जा सकती है, ड्यू टू सम स्पेशल फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस ऑफ द कन्विक्ट। जो कन्विक्ट है उसकी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस की वजह से, लाइक फिजिकल डिसेबिलिटी ऑफ द कन्विक्ट। तो हमने पार्डन पूरा कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर द वीटो पावर्स ओवर बिल्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हम वीटो पावर देखते हैं। इसमें हम देखेंगे कि जो वीटो पावर जो हमारी गवर्नर की होती है वो ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल के अंदर तो सेम होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बिल वहां से पास नहीं हो सकता, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बिल में उनकी कोई पावर नहीं होती, वरना जितनी भी और जो दी हुई है वो सिमिलर होती है। गवर्नर के पास एक स्पेशल पावर और होती है कि वो कोई भी बिल को फॉर द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट वो होल्ड कर सकते हैं। तो हम वीटो पावर पढ़ते हैं और प्रेसिडेंट, ये आर्टिकल 111 के अंदर मेंशन की गई है। द प्रेसिडेंट हैज वीटो पावर ओवर यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर बट ऑब्लिगेटरी टू गिव असेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। जी अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो अगर वीटो पावर की बात की जाए तो सबसे पहले हम ऑर्डिनरी बिल की बात करते हैं। तो हम देखते हैं कि ऑर्डिनरी बिल हुआ या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हुआ तो इसमें प्रेसिडेंट की जो रिकमेंडेशन है वो नहीं चाहिए होती, जबकि मनी बिल, फाइनेंशियल बिल 1 या फाइनेंशियल बिल 2 के लिए हम देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट की जो रिकमेंडेशन है वो चाहिए होती है। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो ऑर्डिनरी बिल है वो किसी भी हाउस के अंदर आ सकता है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी किसी भी हाउस के अंदर आ सकता है, पर जो मनी बिल और फाइनेंस बिल है ये जो है हम देखते हैं सिर्फ हाउस ऑफ पीपल या लोकसभा के अंदर ही आते हैं। अगर प्रेसिडेंशियल असेंट की अगर हम बात करें तो ऑर्डिनरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रेसिडेंशियल असेंट दे भी सकते हैं और सबको दे सकते हैं। फिर अगर हम बात करें सस्पेंसिव वीटो की, सस्पेंसिव वीटो का मतलब है कि रिटर्न कर दें बिल टू द पार्लियामेंट। ऑर्डिनरी बिल के लिए तो बिल्कुल अलाउड है, फाइनेंस बिल के लिए भी अलाउड है, पर मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को रिटर्न नहीं कर सकते। फिर एब्सोल्यूट वीटो का मतलब है कि विदहोल्ड कर ले बिल को, या पॉकेट वीटो का मतलब भी है कि विदहोल्ड कर ले। तो ऑर्डिनरी बिल को तो विदहोल्ड कर सकते हैं और मनी बिल को भी विदहोल्ड कर सकते हैं। हमने देखा था कि रिटर्न नहीं कर सकते मनी बिल को, पर विदहोल्ड कर सकते हैं, पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को तो विदहोल्ड भी नहीं कर सकते। अगर ज्वाइंट सिटिंग की बात करें तो मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए अलाउड नहीं होती,
पर और सबके लिए होती है। तो इस तरह हमने वीटो पावर्स पढ़ी। वीटो पावर्स को अगर हम एक बार वापस रिवाइज करना चाहे तो हम देख सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो विदहोल्ड तो नहीं कर सकते मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को, पर रिटर्न तो नहीं कर सकते मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को, पर विदहोल्ड कर सकते हैं मनी बिल को, पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को तो विदहोल्ड भी नहीं कर सकते, उनको पास करना ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ स्टेट। तो जो प्रेसिडेंट की जो ऑर्डिनेंस पावर है वो आर्टिकल 123 के अंदर मेंशन की गई है और गवर्नर की जो है आर्टिकल 213 के अंदर मेंशन की गई है। इनके अंदर मोस्ट ऑफ द जो लॉज है, मतलब जो भी प्रोविजंस है वो सेम है, बस फर्क जो आएगा वो आएगा पार्लियामेंट जो प्रेसिडेंट के लिए है वो चेंज हो जाएगी गवर्नर के लिए स्टेट लेजिस्लेचर से। तो सबसे पहले हम ऑर्डिनेंस की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन है ऑर्डिनेंस की, टेम्पररी लॉज सेम एज द फोर्स ऑफ पार्लियामेंट to enable executive to deal with the situation when parliament is not in session। तो ये टेम्पररी लॉज होते हैं और ये एज अ फोर्स ऑफ पार्लियामेंट ही काम करते हैं और ये इनेबल करते हैं एग्जीक्यूटिव को ऐसी सिचुएशन को डील करने के लिए जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो। सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं जिन पे ये ऑर्डिनेंस लेके आया जा सकता है? तो ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग सब्जेक्ट ऑन विच पार्लियामेंट कैन मेक लॉज and does not include constitutional amendment, so cannot take fundamental rights but can amend taxes। तो हम देखते हैं जो भी ऑर्डिनरी लॉज होते हैं जो बनाए जाते हैं पार्लियामेंट के थ्रू सिंपल मेजोरिटी, उनके लिए ये ऑर्डिनेंस लेके आया जा सकता है, पर कोई भी ऐसा लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसके लिए रिक्वायर्ड हो वो ऑर्डिनेंस के थ्रू नहीं किया जा सकता। फिर अगर लाइफ की अगर हम बात करें इसकी, तो जैसी रीअसेंबली होती है पार्लियामेंट की तो विद इन 6 वीक्स के अंदर ये पास हो जाना चाहिए। तो हम देखते हैं कि इसकी अगर मैक्सिमम लाइफ की अगर हम बात करें तो 6 वीक्स होती है आफ्टर रीअसेंबली ऑफ पार्लियामेंट, और जो सेशन हो सकता है उनके बीच का अगर गैप 6 मंथ्स का है तो 6 मंथ 6 वीक इसकी मैक्सिमम लिमिट हो सकती है, और अगर ये पास नहीं होता तो ये वैलिड नहीं होगा। अब ऐसे जो एक्ट्स जो अगर ऑर्डिनेंस पास नहीं होता थ्रू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट तो उन एक्ट्स का क्या होगा जो ऑर्डिनेंस के थ्रू किए गए थे। तो एक्ट्स देन विल बी फुली वैलिड इफ ऑर्डिनेंस नॉट पास्ड बाय पार्लियामेंट एंड ऑर्डिनेंस कैन बी प्रोमलगेटेड अगेन। तो ऐसे एक्ट्स जो ऑर्डिनेंस के द्वारा किए गए थे वो वैलिड होंगे और ऑर्डिनेंस दोबारा भी लेके आया जा सकता है। एक्ट्स ऑल्सो हैव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लाइक अदर लेजिस्लेशन that is can be applicable on earlier date। तो इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी हो सकता है। तो हमने देखा ऑर्डिनेंस के हमने सारे पॉइंट्स पढ़े। उसके बाद कुछ फन फैक्ट्स हैं, इनको भी देख लेते हैं कि अगर प्रेसिडेंट के बारे में देख लेते हैं, when the office of the both president and vice president are vacant, then position hold by the chief justice of India, and if its position is also vacant then senior most judges of Supreme Court। तो हमने देखा अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों केस अगर वेकेंट हो, दोनों पोस्ट अगर वेकेंट हो जाती हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट की ऑफिस होल्ड करेंगे। पार्लियामेंट ऐसा भी प्रोविजन बना सकती है जो डिस्चार्ज कर दे फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट इन एनी कंटिंजेंसी सिचुएशन। फिर हम ओथ के बारे में अगर बात करें, अगर हम कंपेयर करें प्रेसिडेंट, जजेस और पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, तो हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट के लिए तो अभी हमने पढ़ा प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड है। जजेस के लिए होती है टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और जो पीएम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जजेस और कैग है, इनकी जो ओथ है वो मेंशन नहीं की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, पर 3rd शेड्यूल के अंदर मेंशन है। अगर हम वाइस प्रेसिडेंट का कंपेयर करें इंडियन वाइस प्रेसिडेंट को अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट से, तो हम देखते हैं द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट इज फिक्स्ड फॉर 4 years। American president is fixed for 4 years. In the case of vacancy, the American vice president assume charges of the office of the remaining term of 4 years, while the Indian vice president act as the acting president and can hold office of president maximum for 6 months। तो हम देखते हैं कि जो हमने 5 केसेस पढ़े थे उसमें अगर जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अज्यूम करते हैं ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट तो 6 महीने तक ही रह सकते हैं इंडिया के अंदर, पर अगर अमेरिकन जो वाइस प्रेसिडेंट है अगर वो अज्यूम करते हैं ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट तो वो अंटिल द कंप्लीशन ऑफ 4 years तक प्रेसिडेंट रहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द प्रोविजंस फॉर अपॉइंटमेंट, ओथ
term of office, qualification and condition of office of the PM and Council of Ministers. तो हमें फर्स्ट पेज के अंदर जितने पॉइंट्स हैं वो सब पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का देखते हैं। तो अगर पीएम की अगर हम बात करें अपॉइंटमेंट की, तो ये अपॉइंटेड किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा और ही इज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा। अगर ओथ की बात करें तो प्रेसिडेंट ओथ लेते हैं बिफोर प्रेसिडेंट, और यहाँ पे दो तरह की ओथ लेते हैं, ओथ ऑफ ऑफिस एंड ओथ ऑफ सीक्रेसी। अगर इनके टर्म की बात करें तो ये होल्ड करते हैं ऑफिस टिल प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। रिमूवल के बारे में हम एक साथ बात करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर। क्वालिफिकेशन कंडीशन ऑफ ऑफिस भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तरह ही होती है, वो हम साथ में बात करेंगे। तो अगर अपॉइंटमेंट की हम बात करें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, तो हम देखते हैं कि अपॉइंट किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट ही ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर को ओथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट, और फिर जिनको प्राइम मिनिस्टर चूज करते हैं वो एज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओथ लेते हैं बाय बिफोर प्रेसिडेंट। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उसके अंदर पीएम होते हैं और अदर मिनिस्टर्स होते हैं, और ये एक्सीड नहीं कर सकता 15% क्राइटेरिया ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस ऑफ पीपल। तो जो 15% से ज्यादा नहीं हो सकते ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस ऑफ पीपल। जैसे अगर 545 मेंबर्स है, अगर टोटल मेंबरशिप है जो 545 की है, प्रेजेंटली 543 की है क्योंकि जो एंग्लो इंडियन की जो सीट है वो हट चुकी है, तो हम देखते हैं अराउंड 80 सीट्स जो होती हैं उतने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बन सकते हैं। पर जो दिल्ली के लिए है जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ये 10% ही रखी गई है, और जो मिनिमम हो सकती है वो 12 है। तो हम देखते हैं कि अभी जो प्रेजेंट अगर हम बात करें जो सीट्स ऑफ दिल्ली विधानसभा की अगर हम बात करें, तो हम देखते हैं टोटल 70 सीट्स है, तो वहां पे 7 मैक्सिमम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो सकते हैं इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। यहाँ पे अगर हम ओथ की बात करें तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो भी प्रेसिडेंट के सामने ही ओथ लेते हैं। दो तरह की ओथ लेते हैं, ओथ ऑफ ऑफिस एंड ओथ ऑफ सीक्रेसी। टर्म की बात करें तो सेम एज प्रेसिडेंट है कि होल्ड ऑफिस करते हैं टिल प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, और अगर वो रिमूव कर दिए जाते हैं, रिमूव किन किन केसेस में होंगे, तो इसके 5 केसेस हैं। पहला केस है नॉर्मल एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर टर्म, 5 साल का जो टर्म है उनका वो खत्म हो जाए। पार्टी लूजेस मेजोरिटी इन लोकसभा, जो पार्टी है वो लूज कर दे मेजोरिटी इन लोकसभा। इन केस ऑफ डिमाइस अगर कोई डेथ हो जाती है तो उस केस में आपको छोड़ना पड़ेगा, रिमूव हो जाएंगे आप। डिस्क्वालिफाइड अंडर डिफेक्शन, फोर्थ है इसके अंदर डिस्क्वालिफाइड अंडर डिफेक्शन। अगर आप डिफेक्शन करते हुए पाए जाते हैं, अगर आप पार्टी चेंज करते हुए पाए जाते हैं या पार्टी के अगेंस्ट वोटिंग करते हुए पाए जाते हैं तो डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे, तो उस केस में आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं जाएंगे। और फिफ्थ है सीज टू बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही नहीं रहते तो भी आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पद से हटा दिए जाएंगे। क्वालिफिकेशन की बात करें हम, तो प्राइम मिनिस्टर हो या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो, उनके लिए क्वालिफिकेशन है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने चाहिए, और अगर मेंबर ना हो तो 6 महीने के अंदर बन जाए। कंडीशन ऑफ अगर ऑफिस की बात करें हम, तो ये डिटरमाइन करते हैं पार्लियामेंट्री लॉ, और जो सैलरी वगैरह है वो सेकंड शेड्यूल वगैरह कहीं पे भी मेंशन नहीं की गई है। तो इसके लिए ये जो इनकी जो सैलरी वगैरह होती है इसके लिए वोटिंग होती है, और उसके बाद एक्सपेंडिचर फिर अपना जो कंसोलिडेटेड फंड है उससे पैसा निकाला जाता है, फिर इनकी सैलरी पे की जाती है। उसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द फंक्शंस, पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो हम देखते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनकी पावर एंड प्रिविलेजेस क्या है। तो हम देखते हैं कि 6 पावर फंक्शंस, पावर एंड प्रिविलेजेस है प्राइम मिनिस्टर की। सबसे पहले हम वो डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है सीओएम इज द हेड, सीओएम इज हेडेड बाय पीएम। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को ऑन द रिमूवल एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स। थर्ड है इसके अंदर, विद द रेजिग्नेशन ऑफ पीएम द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन्स, व्हाइल वर्सा वर्सा इज नॉट ट्रू। इसका मतलब है कि अगर रेजिग्नेशन दे देते हैं प्राइम मिनिस्टर तो एंटायर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनको रिजाइन करना पड़ेगा। पर अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से कोई मेंबर या कोई मिनिस्टर अगर रिजाइन करता है तो वो इंटैक्ट रहेगी। फोर्थ है इसके अंदर कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो एक्ट करते हैं द कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसके लिए आर्टिकल है 78।
फिफ्थ है इसके अंदर, प्रेसिडेंट इज द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द हाउस फॉर विच ही इज इलेक्टेड एंड इलेक्ट द लीडर ऑफ द हाउस इन सेकंड हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो जिस हाउस के लिए इलेक्ट किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर, उस हाउस के तो वो खुद लीडर होते हैं और अदर हाउस के लिए वो लीडर ऑफ द हाउस खुद चुनते हैं। सिक्स्थ है इसके अंदर, एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को टू समन एंड प्रोरोग द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा, कि प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं किस टाइम रीअसेंबलिंग हो पार्लियामेंट की, किस टाइम प्रोरोग हो, किस टाइम एंड ऑफ द सेशन हो और किस टाइम डिसॉल्व की जाए लोकसभा। उसके बाद 5 पॉइंट्स हैं, आप कह सकते हैं 5 फंक्शंस, पावर्स एंड प्रिविलेजेस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए, और ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है, प्रेसिडेंट शैल वर्क इन एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड इफ प्रेसिडेंट आस्क फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ एडवाइस एंड एडवाइज्ड अगेन देन बाइंडिंग ऑन हिम। तो प्रेसिडेंट जो है वो वर्क करेंगे इन एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और अगर प्रेसिडेंट कहते हैं कि उनकी जो उन्होंने रिकमेंडेशन दिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने उसको रिकंसिडर के लिए, और अगर वो वापस वही सेम एडवाइस देते हैं तो बाइंडिंग हो जाएगी प्रेसिडेंट के ऊपर। सेकंड है, जो एडवाइस टेंडर की जाएगी मिनिस्टर के द्वारा प्रेसिडेंट को, कोई भी इंक्वायरी नहीं की जा सकती एनी कोर्ट में उसके बारे में, यह है आर्टिकल 74। फिर थर्ड है इसके अंदर, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन वेस्टेड विद द प्रेसिडेंट एंड एक्सरसाइज्ड बाय द कॉम एंड इट एक्सटेंड्स ऑन मैटर on which parliament can make laws and authority exercisable by government of India। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है यूनियन की वो प्रेसिडेंट के पास होती है और उनको एक्सरसाइज करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और इनका जो एक्सटेंट होता है, इनकी जो कह सकते हैं लिमिट होती है, वो वहां तक होती है जिसपे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज कर सकती है पावर। ये हमारा आर्टिकल 77। फिर फोर्थ है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द एचओपी। इसका मतलब है कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर एक मिनिस्टर के खिलाफ भी अगर आ जाता है तो उसमें एंटायर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको रेजिग्नेशन देना पड़ता है। फिफ्थ है इसके अंदर, मिनिस्टर्स हैव राइट टू स्पीक इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके पास राइट होता है कि वो स्पीक कर सकते हैं इन द पार्लियामेंट, हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। फिर एक इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, ये आर्टिकल 75 है कि अगर कोई भी मेंबर डिस्क्वालिफाइड हो जाता है डिफेक्शन के अंदर में, तो जो डिस्क्वालिफाइड मेंबर होगा वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा टू बिकम द मिनिस्टर ऑल्सो। तो इसमें हम देखते हैं कि जब तक के लिए वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा, जब तक कि वो या तो वापस चुन के ना आ पाए, या फिर जो उसका कंप्लीशन पीरियड था, अगर वो मिनिस्टर रहता तो जो उसका या मेंबर रहता तो जो उसका जो रिमेनिंग पीरियड था जब तक के लिए वो डिस्क्वालिफाइड रहेगा। अगर हम अदर मिनिस्टर्स की बात करें तो उसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, डेप्यूटी मिनिस्टर होते हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अटॉर्नी जनरल एंड कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो हम देखते हैं कि जो अटॉर्नी जनरल है और कंट्रोलर जनरल है, तो जो अटॉर्नी जनरल तो हम कह सकते हैं कि ये लॉयर होते हैं गवर्नमेंट के, और जो कैग है ये आप कह सकते हैं मुंशी होते हैं गवर्नमेंट के। तो मतलब जितना भी जो बही खातों का जो हिसाब किताब होगा वो कैग करते हैं, और जो लीगल केसेस है वो अटॉर्नी जनरल रखते हैं। तो अटॉर्नी जनरल जो है ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, जबकि जो कैग है वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं है, बस कंपैरिजन के लिए उनको टेबल में हमने मेंशन कर दिया है। तो जो अटॉर्नी जनरल है आर्टिकल 76 में मेंशन किए गए हैं, और जो हमारे कैग हैं ये आर्टिकल 148 से लेके 151 के अंदर मेंशन किए हुए हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द प्रोविजंस फॉर अपॉइंटमेंट, ओथ, टर्म एंड ऑफिस, क्वालिफिकेशन एंड कंडीशन ऑफ ऑफिस फॉर द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इन कैग। तो सबसे पहले हम अटॉर्नी जनरल का पढ़ लेते हैं कि इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये कोई भी ओथ नहीं लेते। इनका जो टर्म होता है वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पर डिपेंड करता है, और क्वालिफिकेशन जो इनकी होनी चाहिए वो क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होनी चाहिए। कंडीशन ऑफ ऑफिस जो है इनकी प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। वहीं अगर कैग की बात करें तो इनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट कर रहे हैं, पर इनके लिए जो अपॉइंटमेंट का फर्क ये होता है कि इनको बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील किया जाता है। मतलब इनके लिए प्रेसिडेंट खुद साइन करते हैं, खुद वारंट पे सील लगाते हैं। अगर ओथ की बात करें तो यहाँ पे जो कैग है ये ओथ लेते हैं ऑन बिफोर प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम, और ये थर्ड शेड्यूल के अंदर इनकी ओथ मेंशन की गई है।
अगर टर्म ऑफ ऑफिस की बात करें तो कोई भी टर्म के बारे में मेंशन नहीं किया गया है और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, पर ये जरूर मेंशन किया गया है कि इनका जो फर्दर अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता अंडर एनी पोजीशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। वहीं इनके अगर रिमूवल की बात करें तो उसका मैनर और ग्राउंड वही सेम होगा जो होता है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का। क्वालिफिकेशन भी इनकी मेंशन नहीं की गई है कैग की। और कंडीशन ऑफ ऑफिस की बात करें तो हमने देखा था कि अटॉर्नी जनरल की प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, तो यहाँ पे जो डिसाइड की जा रही है हमारी कैग की वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है, और जब तक वो डिसाइड नहीं करती तो जो सेकंड शेड्यूल में मेंशन है वो उसके हिसाब से होगा, और चार्ज होगी ये आपके सीएफआई पे, मतलब इसके लिए कोई वोटिंग नहीं होगी, डिस्कशन हो सकता है। और जो आप देखते हैं जो सैलरीज होंगी वो वेरी नहीं की जा सकती आफ्टर अपॉइंटमेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द फंक्शंस, पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इन कैग। तो हम देखते हैं कि 7 फंक्शंस, पावर्स और प्रिविलेजेस की हम बात करते हैं। सबसे पहले अटॉर्नी जनरल की, ही फर्स्ट है इसके अंदर, ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। सेकंड है एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन लीगल मैटर्स एंड रिप्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो पहला तो ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री होता है, पर इससे आप ये मतलब ना समझे कि जो हमारी जो लॉ मिनिस्ट्री है वो अलग होती है और ये उनको सुपरसीड नहीं करता। लॉ मिनिस्ट्री लॉ मेकिंग का काम करती है और लॉ को चेक करने का काम करती है, पर इनको कहा जाता है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। इनका काम होता है कि एडवाइस करे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और लीगल मैटर्स, और उनको रिप्रेजेंट करे सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में। थर्ड है इसके अंदर, परफॉर्म लीगल ड्यूटीज असाइन टू हिम बाय प्रेसिडेंट। तो ये लीगल ड्यूटीज परफॉर्म करे जो इनको असाइन करते हैं प्रेसिडेंट। फोर्थ है इसके अंदर, टू डिस्चार्ज द फंक्शन कंफर्ड ऑन हिम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और बाय लॉ। तो ये डिस्चार्ज करे वो फंक्शन जो इनको कंफर किए जाते हैं ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन और बाय एनी लॉ। इनके पास राइट होगा कि ये किसी भी कोर्ट के अंदर बैठ सकते हैं इन द इंडियन टेरिटरी। इनके पास एक राइट और मिलता है कि कोई भी पार्लियामेंट्री सेशन अटेंड कर सकते हैं और बोल भी सकते हैं पार्लियामेंट में। इनको लीगल प्रैक्टिस अलाउड होती है सिविल केसेस के अंदर, पर अगर क्रिमिनल केसेस का अगर है तो इनको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है इन द क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस, और अगर इनको डायरेक्टर बनना है किसी कंपनी में। और एक इसके इनके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन और भी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ एडवाइस नहीं कर सकते। अगर हम अदर लॉ ऑफिसर्स की बात करें तो जो सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं वो होते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, और इनके अंडर में भी 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया काम करते हैं। फिर फंक्शन, प्रिविलेजेस, पावर्स एंड प्रिविलेजेस की अगर हम कैग की बात करें तो ये ऑडिट करते हैं अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स। ये आर्टिकल 149 के अंदर मेंशन किया गया है। इसके अंदर 3 अकाउंट होते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फाइनेंस अकाउंट और पब्लिक अकाउंट। तो हम आगे पढ़ेंगे लेजिस्लेचर के अंदर, वहां पे जो कमिटीज होती हैं, कुछ कमिटीज होती हैं फाइनेंस कमिटीज, तो अलग अलग कमिटीज अलग अलग अकाउंट को चेक भी करती हैं। फिर सेकंड है इसके अंदर कि सबमिट करते हैं अपनी रिपोर्ट ऑफ द यूनियन टू प्रेसिडेंट और रिपोर्ट ऑफ द स्टेट टू गवर्नर, और प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है ये ले करते हैं रिपोर्ट इन देयर रिस्पेक्टिव लेजिस्लेचर। ये आर्टिकल 151 है। अगर इसके अंदर थर्ड पॉइंट की बात करें तो जो अकाउंट होते हैं यूनियन के और स्टेट के वो इस तरह से रखे जाते हैं जैसे प्रिस्क्राइब करते हैं प्रेसिडेंट, और ये की जाती है ऑन द एडवाइस ऑफ कैग। ये आर्टिकल 150। फिर आर्टिकल 148 एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये बताता है कि कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऑफ कैग डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट। ये भी दिया हुआ है आर्टिकल 148 में। तो हमारा इस चैप्टर का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द डिफरेंसेस अमंग द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट जनरल। तो हम देखते हैं कि जो अटॉर्नी जनरल है ये आर्टिकल 76 के अंदर मेंशन है, और जो एडवोकेट जनरल है ये 165 के अंदर मेंशन है। जबकि जो सॉलिसिटर जनरल की ऑफ इंडिया की जो पोस्ट है स्टैट्यूटरी पोस्ट है, मतलब पार्लियामेंट्री लॉ के द्वारा बनाई गई है। तीनों हम दोनों को देखते हैं कि जो अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल है इनको दोनों को ही प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट। हमने देखा किसी की भी कोई ओथ नहीं होती। जो टर्म ऑफ ऑफिस होता है अटॉर्नी जनरल का वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होता है, जबकि जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं वो 3 साल के लिए ही रहते हैं। क्वालिफिकेशन और कंडीशन ऑफ ऑफिस के बारे में कुछ चीजें नहीं दी गई हैं इसके अंदर। अगर इसका कंपैरिजन एडवोकेट जनरल से करें तो ये अपॉइंटेड की जाते हैं गवर्नर और द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये भी कोई ओथ नहीं लेते,
ऑफिस होल्ड करते हैं टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, क्वालिफाइड होने चाहिए टू बी जज ऑफ हाई कोर्ट, कंडीशन ऑफ ऑफिस डिटरमाइन करते हैं गवर्नर, और जितनी भी जो सारी जो हम देखते हैं कि जितनी भी जो पावर प्रिविलेजेस और फंक्शंस है वो सिमिलर टू अटॉर्नी जनरल है, लाइक एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट ऑफ स्टेट को ऑन लीगल मैटर्स और रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट स्टेट को ऑन इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, परफॉर्म करते हैं लीगल ड्यूटीज असाइन टू हिम बाय द गवर्नर, डिस्चार्ज करते हैं वो फंक्शन जो कन्फर किए जाते हैं या तो कॉन्स्टिट्यूशन के या लॉ के द्वारा, इनके पास राइट ऑफ ऑडियंस होता है इन एनी कोर्ट ऑफ द स्टेट इन विच ही इज अपॉइंटेड, फिर राइट टू अटेंड सेशन एंड स्पीक इन द स्टेट लेजिस्लेचर, लीगल प्रैक्टिस अलाउड होती है, क्रिमिनल के लिए इनको परमिशन लेनी पड़ती है। तो हमने देखा, अब हमने इसके अंदर कंपैरिजन किया और हमने बात की यूनियन और स्टेट एग्जीक्यूटिव्स की। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।